कल संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान सभा की अगर बात करते हैं, संविधान सभा के बारे में बात कर रहे थे, और संविधान सभा में कितने लोग थे? 389 लोग। उसमें मैं आपको बताया था संविधान सभा में 296 लोगों का चुनाव होता है और 93 लोग क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। मतलब इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं? 296, और उसमें नॉमिनेट कितने होते हैं? 93 सदस्य। यही कहानी थी। उसके बाद जब जो चुनाव होता है 296 सीटों में, तो 208 सीटों में कांग्रेस को विजय प्राप्त होता है। वहीं 73 सीटों में मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, ठीक है, जिसमें नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था, वो पार्टी जीतता है। जब समझ में आता है कि भैया हमारे पास 296 सीटों में से जब चुनाव हुए तो उसमें हमारा वर्चस्व क्या हो गया है? खत्म हो गया है। मुस्लिम लीग को लगता है, तो वो कहता है कि भैया हमें अब दूसरा राष्ट्र चाहिए, हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन 1946 की स्थिति थी जिसमें हम बात कर रहे थे। 1946 में स्थिति चल रहा था, बस मांग किया गया था, लेकिन पाकिस्तान तो 1947 में बना है, लेकिन मांग और तीव्र गति से कब बढ़ गया था? 1946 में। अब बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में कुल सदस्य की कहानी है। संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल सदस्य की कहानी है सर। और संविधान सभा में कुल सदस्य की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389, ठीक। 389 की कहानी है, जिसमें से कुछ लोग निर्वाचित थे। कुछ लोग निर्वाचित थे, कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग चुनाव जीत कर आए थे, इसमें कुछ लोग क्या थे? निर्वाचित थे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोग इसमें क्या थे सर? मनोनीत थे। दो स्थिति थी, कुछ लोग इसमें निर्वाचित थे और कुछ लोग क्या थे? इसमें मनोनीत। निर्वाचित की संख्या कितनी थी? 296। और वही मनोनीत की अगर बात करते हैं तो 93 सदस्य क्या थे? इसमें मनोनीत थे, ठीक। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या है। उसके बाद अगर बात करते हैं भारत विभाजन के पश्चात, भारत विभाजन के पश्चात, भारत विभाजन के पश्चात भारत के संविधान सभा में सदस्य, भारत के संविधान सभा में सदस्य, भारत के संविधान सभा में सदस्य, देखो सिंपल सी अगर बात करते हैं तो ये भारत है आपका उस समय का, जिसमें पाकिस्तान भी उस समय का हिस्सा है, और अभी बांग्लादेश जो है वो भी अभी भारत का हिस्सा है। क्योंकि जब ये भारत दो टुकड़ों में टूटता है तो ये भी पाकिस्तान बनता है, ये पूर्वी पाकिस्तान बनता है और ये पश्चिमी पाकिस्तान बनता है। फिर 1971 में ये बांग्लादेश बन जाता है। ये पाकिस्तान से अलग होकर अपना नया देश बनाता है। पाकिस्तान ही था पहले वो 1971 तक, 1947 से लेकर 1971 तक ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान ही था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान थे। क्षेत्र उसके दो थे, देश एक ही था, दो भागों में बटा हुआ था। एक कौन सा नाम था इसका? पूर्वी पाकिस्तान, और ये क्या था? पश्चिमी। क्योंकि ये पूर्व दिशा के होने की वजह से पूर्वी पाकिस्तान हुआ, और ये पश्चिमी होने के कारण क्या हुआ? ये पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक। अब देखो यहां से एक अगर बात करते हैं, यहां से लेकर यहां तक की कहानी, और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की कहानी। यहां से संविधान सभा में कितने लोग आने वाले थे? 389। यही कहानी है। क्यों 389 थे सर? 389 ही क्यों थे? हाँ, मैं कल आपको बताया था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य थे। 10 लाख जनसंख्या पर कितने सदस्य थे? एक संख्या। सिंपल सी बात है, 10 लाख जनसंख्या का एक ग्रुप बनाया गया, उसमें एक सदस्य क्या बने? संविधान सभा के सदस्य बने। अब जब पाकिस्तान, भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान नया देश बना, तो सिंपल सी बात है, ये दो क्षेत्र जो हैं उसमें कुछ ना कुछ जनसंख्या का क्या किया गया होगा? हस्तांतरण किया गया होगा। तो सिंपल सी बात, 10 लाख जनसंख्या अगर पाकिस्तान जाएगी तो भारत में संविधान सभा के एक सीट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वैसे अगर बात करते हैं टोटल 90 सीट कम किए गए थे, तो इतनी जनसंख्या चली गई थी। तो भारत के पास, जब भारत का विभाजन होता है तो भारत के पास 299 सीट संविधान सभा में बचते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना है, कितने सीट बचे के पास? 299 सीट। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुल कितने थे? 389। लेकिन भारत का जब विभाजन हुआ तो भारत विभाजन होने के साथ जनसंख्या भी गए, तो 10 लाख जनसंख्या में एक सदस्य संख्या आपको क्या करना था? कम करना था। तो सिंपल सी अगर बात करते हैं तो हमारे पास कितने बचे? 299। और 299 में से अगर बात करें तो इसमें से कुछ लोग क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, जो इलेक्टेड होंगे, चुनाव जीत कर आएंगे। और कुछ लोग क्या होंगे? मनोनीत होंगे, मतलब जो सीधे आए हैं राजा और रानी के थ्रू। तो याद रखना, निर्वाचित सदस्य संख्या की कहानी थी उसमें 229, ठीक। और
70 लोग मनोनीत थे हमारे पास। जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के संविधान सभा में ये स्थिति बची थी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा में जब पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था तो कुल सदस्य कितने थे? 389। उसके बाद भारत का विभाजन के पश्चात भारत के संविधान सभा में कितने बचे सर? 299। 299 में अगर बात करते हैं तो निर्वाचित कितने थे सर? 229। और मनोनीत कितने थे? 70। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, समझ में आया मैं क्या बताया हूं अभी? ठीक है ना? नहीं हूं? नए लोग को नहीं, पुराने लोग को देखो पहले, क्योंकि पुराने लोग सुने हो कल। समझ में आया ना? 389 थे कल, और अगर बात करते हैं तो अब कितने बच गए हैं? 299। लेकिन मैं अभी लेके चल रहा हूं 389, क्योंकि हम लोग अभी 1946 में है। कहा है? अभी 1946 में। ठीक है, कल तक की पढ़ाई में हम लोग कहां तक थे? 1946 में। तो यही तक है अभी। तो हमारे पास अभी ये नहीं आया है। ये तो कब आएगा? जब देश आजाद होगा। ठीक है, आजाद कब होगा? 15 अगस्त 1947 की स्थिति में। ठीक है, तो हमारी पास कितने? 389। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको बताया था कि 10 लाख जनसंख्या के पीछे एक संविधान सभा के सदस्य चुने गए हैं। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहां तक गुजरात तक, ये सभी क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो वहां से कितने सदस्य हैं सर? हमारे पास 389 सदस्य हैं, और सब विभिन्न क्षेत्रों से जीतकर आए हैं 1946 में। अब इन लोग आए क्यों हैं? तो देश के लिए एक नियम और कानून का पुस्तक बनाना है, जिसको क्या कहा जाएगा? संविधान कहा जाएगा। अब सब अपने अपने क्षेत्र में हैं, तो सबको एक जगह बुलाया गया कि आओ भैया, हम क्या करेंगे? अब देश के लिए नियम और कानून बनाएंगे। और सबको एक जगह बुला के बैठक किया गया। उसको कहा गया संविधान सभा का बैठक। क्या कहा गया है उसको? संविधान सभा का बैठक। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या कहा गया उसको? संविधान सभा का बैठक के नाम से जाना गया है। और संविधान सभा का पहला बैठक प्रारंभ होता है सर। संविधान सभा का पहला बैठक, प्रथम बैठक के नाम से जानते हैं इसको। संविधान सभा का पहला बैठक प्रारंभ होता है, और यह होता है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ है। ठीक है, सब अलग अलग जगह जीत के आए हैं और सबको एक जगह बुलाया जा रहा है 9 दिसंबर 1946 को। यह बैठक हो रहा है सर दिल्ली में। दिल्ली में कहां हो रहा है? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हो रहा है। और सेंट्रल हॉल में कितने बजे? 11 बजे बैठक प्रारंभ किया जा रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11 बजे संविधान सभा का बैठक आरंभ हो रहा है। आ जाइए, आ जाइए। तो संविधान सभा का पहला बैठक कब प्रारंभ होता है? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे बैठक बुलाया जाता है। क्योंकि सभी लोग को क्यों बनाया गया है? कि भैया देश को संचालित करने के लिए नियम और कानून का क्या बनाना है? पुस्तक बनाना है। तो इसी को बनाने के लिए सभी को 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में सेंट्रल हॉल में 11 बजे बुलाया जाता है। पूरे 389 लोग को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन इस बैठक की कहानी में अगर बात करते हैं तो कितने सदस्य उपस्थित होते हैं? तो मात्र 207 सदस्य उपस्थित होते हैं। बुलाया गया सबको, लेकिन उपस्थित हुए हैं कितने? 207। ठीक, अब देखो ये 207 सदस्य कहां उपस्थित हो रहे हैं? पहली बैठक में। और ये जो पहली बैठक हो रही है उसमें सब लोग क्या है सर? एकदम स्वतंत्र हैं। गोल्लर समझते हो ना? आजाद गोल्लर जो होता है, गोल्लर थोड़ा बहुत जानते हो कि नहीं का? तो गोल्लर क्या होता है सर? किसी खेत में जाके खा देता है, चर देता है, कुछ नहीं होना है उसको, क्योंकि उसको पूरा स्वतंत्रता मिल गया है। त्रिशूल लग गया उसके पीछे में। ठीक है, त्रिशूल लगा देते हैं और जो बैल होता है क्या बन जाता है? गोल्लर बन जाता है। वही है नहीं कहानी? तो ये ऐसी सब गोल्लर है। जैसे मैं अभी अभी आप एक दूसरे को जानते नहीं हो सर, 2 4 8 10 दिन बाद ना एक दूसरे को जानने लग जाओगे। और मान लो टीचर अगर आने में 10-15 मिनट लेट हो जाएगा ना, तो आप ही लोग काव 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 करते रह जाओगे, एक दूसरे से बात करो। अरे तू कितना टाइम आई रे? अरे कैसा हुआ रे? बारिश हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो ये सब चर्चा करने लग जाओगे। तो वैसे ही 207 लोग जब उपस्थित हुए ना वहां, तो एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, तुम लोग कितना वोट जीता है यार, कौन कौन था अपोनेंट में आपके। तो ये सब चर्चा चल रहा है कहां? सदन के अंदर। अब हमेशा कोई भी बैठक के लिए एक अध्यक्ष होना जरूरी है। जब तक कोई लीडर नहीं होगा तो संचालित बैठक अच्छे से नहीं हो सकता है। जैसे मैं यहां भी अध्यक्षता कर रहा हूं, तो अभी कक्षा क्या हो रहा है? सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। तो वैसे ही कोई भी बैठक के लिए एक अध्यक्ष होना क्या है? आवश्यक है। तो इसी 7 सदस्य में से एक सदस्य था जिसका नाम था जेबी कृपलानी जी। जेबी कृपलानी जी। और जेबी कृपलानी जी को यह पता था कि फ्रांस में एक परंपरा चल रही है। क्या परंपरा चल रही है सर? जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति होता है, उम्र दराज का मतलब होता है उम्र में बड़ा। तो इनको यह पता था कि जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति होता है
वो उस सदन का या उस जगह का क्या बनता है, मुखिया बनाया जाता है फ्रांस में। ये फ्रांस में परंपरा चल रही है कि भैया कि जो सबसे उम्रदराज है, उम्र में बड़ा है, उसको उस सदन का क्या बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है या अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यही आग्रह करते हैं जेबी कृपलानी जी कि हमारे 207 लोगों में से जो सबसे उम्र में बड़ा है उसको इस बैठक का क्या सौंप दिया जाए, अध्यक्षता सौंप दिया जाए। तो इन्हीं के आग्रह पर पहले बैठक में क्या किया जाता है सर, तो इन्हीं के आग्रह पर पहले बैठक में क्या किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। ये पार्लियामेंट में वो नहीं है सर प्रेसिडेंट, ये केवल क्या है, अस्थायी है। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए है, इनके नेतृत्व में संविधान नहीं बनेगा, ये केवल बैठक का क्या कर रहे हैं, अभी संचालन कर रहे हैं। और स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है किसको, ये स्थायी हैं, ये जो उपाध्यक्ष हैं वो स्थायी हैं। एच.सी. मुखर्जी ये स्थायी उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष का काम होता है, अगर अध्यक्ष नहीं आया है तो कौन काम करेगा, उपाध्यक्ष काम करेगा उसके जगह। ठीक, उसका उतना ही काम होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल से अगर बात करते हैं तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है, और उपाध्यक्ष के रूप में अगर बात करते हैं तो एच.सी. मुखर्जी को चुना जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अस्थायी अध्यक्ष की कहानी है सच्चिदानंद सिन्हा जी, और उपाध्यक्ष कौन है, एच.सी. मुखर्जी। ये पहले बैठक की कहानी है। पहले बैठक में 207 लोग उपस्थित हुए। जेबी कृपलानी जी के आग्रह पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है बैठक का संचालन करने हेतु। ये पहले बैठक की कहानी है सर। ठीक, अब संविधान सभा का दूसरा बैठक प्रारंभ होता है। संविधान सभा का दूसरा बैठक, दूसरे बैठक की कहानी संविधान सभा का। संविधान सभा का दूसरा बैठक प्रारंभ होता है 11 दिसंबर 1946 को। कहां हो रहा है सर, सेम टाइम सेम जगह सेम प्लेस। ठीक, दिल्ली में कहा, सेंट्रल हॉल में। और सेंट्रल हॉल में 11 बजे बैठक प्रारंभ हो रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 11 बजे क्या हो रहा है, बैठक प्रारंभ हो रहा है आपका। 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे बैठक क्या किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। अगर बात करते हैं इस बैठक की कहानी की, तो इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। पहला चीज तो आपको यह ध्यान रखना है, जो अस्थायी से उसको हटाया गया और कौन कौन सा अध्यक्ष बने, स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं की अध्यक्षता में अब क्या बनेगा, देश का संविधान बनेगा। ठीक है, वो अस्थायी थे, तो कौन है, स्थायी है। दूसरे बैठक की कहानी। साथ ही साथ इसी बैठक में संवैधानिक सलाहकार भी चुने जाते हैं। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार की कहानी की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, जब संविधान बनेगा तो कोई सलाह देने के लिए भी व्यक्ति चाहिए, तो उसके लिए एक संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने जाते हैं बी.एन. राव को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, 11 दिसंबर 1946 की कहानी है, जिसमें दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 बजे प्रारंभ होता है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को और संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुने जाते हैं। हो गया। अब इसके बाद क्या होता है सर, तो इसके बाद होता है संविधान सभा का तीसरा बैठक। संविधान सभा का तीसरा बैठक प्रारंभ होता है। और संविधान सभा का तीसरा बैठक की कहानी है। संविधान सभा का तीसरा बैठक प्रारंभ होता है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, सेम टाइम सेम जगह सेम प्लेस में ये भी होता है। ठीक, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कितने बजे, 11 बजे ही प्रारंभ होता है तीसरा बैठक। संविधान सभा का तीसरा बैठक ये प्रारंभ हो रहा है सर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 13 दिसंबर 1946 दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे बैठक क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, देखना इधर, हम आ कहां से रहे हैं,
इस क्षेत्र से आ रहे हैं। सबसे पहले जब पहला क्लास था तो हमने कहा था ये क्षेत्र है, और ये क्षेत्र में कितने तत्व हैं सर? 4 तत्व। कितने तत्व हैं? 4 तत्व। यही 4 तत्व अगर क्षेत्र में है तो ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को राज्य कहेंगे। अगर किसी भी क्षेत्र में कितने तत्व पाए गए सर? 4 तत्व पाए गए हैं, तो सिंपल सी बात है वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? राज्य। कौन कौन से 4 तत्व हैं सर? एक है कौन सा आपका? जनसंख्या, कि अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या है, किसी क्षेत्र का अपना क्या है? भूभाग है। तीसरा क्या है? सरकार। और चौथा क्या है? संप्रभु। ये अगर ये 4 क्षेत्र हैं, मतलब ये 4 तत्व अगर किसी क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, तो हर क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका राज्य कहलाता है। मतलब राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। अगर 4 तत्व जिस भी क्षेत्र में पाए जाएंगे, वो सब क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? राज्य के नाम से जाना जाएगा। अब सिंपल से अगर बात करते हैं, क्षेत्र को हमने राज्य कहा है। अब इसी राज्य के हमें क्या चलानी है? व्यवस्था चलानी है। ठीक, और यही आए थे हम, इसी राज्य की क्या चलानी है आपको? व्यवस्था। व्यवस्था के लिए क्या चाहिए सर? नियम और कानून चाहिए। नियम और क्या चाहिए आपको? कानून चाहिए। नियम और कानून मिलेगा कहां? संविधान में। कहां मिलेगा? संविधान में। संविधान बनाएगा कौन सर? संविधान सभा। यहीं से आ रहे हैं ना? से पहले प्रारंभ किए थे एक क्षेत्र से। अगर बात करते हैं तो पहली क्लास में आपको बताया था कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 4 तत्व पाए जाते हैं। तो ये 4 तत्व जिस क्षेत्र में पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? राज्य कहेंगे। और इसी राज्य की व्यवस्था कैसी की जाएगी? वो कहां, किसमें, किससे व्यवस्था कैसे चलती है? वो नियम और कानून से। नियम कानून मिलता कहां है? संविधान से। संविधान बनाता कौन है? संविधान सभा। अब संविधान सभा कैसे आया सर? तो मैं आपको बताया था गौटिया, संविधान सभा आया है किससे? चुनाव से। हमने संविधान सभा का चुनाव करा लिया है। चुनाव हो गया, और चुनाव होने के बाद संविधान सभा का क्या हो रहा है सर? बैठक हो रहा है। संविधान सभा का क्या प्रारंभ हो चुका है? बैठक। ये हो गया है। बैठक के बाद बैठक में हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार का चयन कर लिया है। ये 3 चीज का हमारे यहाँ क्या हो चुका है? चयन हो चुका है। ये दूसरे बैठक तक की कहानी है। हम एक क्षेत्र से आए हैं, एक क्षेत्र में 4 तत्व थे। 4 तत्व जहां होंगे वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। राज्य की हमें व्यवस्था चलानी है। व्यवस्था के लिए नियम और कानून चाहिए। नियम कानून कहां मिलेगा? संविधान में। संविधान बनाएगा कौन सर? संविधान सभा। संविधान सभा आएगा कैसे? चुनाव से। चुनाव के बाद संविधान सभा क्या प्रारंभ हो गया है? बैठक। और 2 बैठक हो गए हैं, जिसमें हमने क्या क्या चुन लिया है? एक अध्यक्ष चुन लिया है, दूसरा उपाध्यक्ष चुन लिया है, और तीसरा सलाहकार। यहां तक की तैयारी हमारी हो गई है। अब हमें क्या बनाना है? संविधान बनाना है। सब चीज तैयार है सर, अब बनाना क्या है? केवल संविधान। ठीक, ये कहानी है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन तीसरे बैठक में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा? संविधान किस उद्देश्य से बनाया जाएगा? किस उद्देश्य से बनाया जाएगा? बनाया जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है 13 दिसंबर 1946 को। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि संविधान किस उद्देश्य से बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो व्यवस्था कई प्रकार की है। जैसे मैं आपको बताया था सर कि हमारे विश्व में आप देखेंगे एक व्यवस्था है जिसको कहा जाता है लोकतंत्र है, दूसरा है आपके सामने राजतंत्र है, तीसरा है आपके सामने गणतंत्र है, चौथा आपके सामने कुलीन तंत्र है, धर्मतंत्र है। मतलब हमारे पास व्यवस्थाएं कई प्रकार का है। तो हमारे देश में कौन सी व्यवस्था अपनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न कब उठता है? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, ये प्रश्न उठता है कि संविधान किस उद्देश्य से हमारे यहाँ निर्माण किया जाएगा, और ये प्रश्न उठता है 13 दिसंबर 1946 को। कहने का मतलब ये है, दुल्हा तैयार है, बारात जाना है, लेकिन दुल्हन हो गई फरार। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये पोपटलाल की कहानी है पूरी। पोपटलाल जानते हो नहीं जानते जी? तारक मेहता उल्टा चश्मा खाना खाते खाते देखते छोगे ना? ठीक है, मैं तो यूट्यूब में लगा के देखता हूँ भाई, अब इतना एडिक्ट हो चुका हूं मैं। और पोपटलाल की शादी कब होगा पूरा बना हुआ सस्पेंस में। बना है कि नहीं? शादी होने वाला रहता है, टूट जाता है रे भाई। है? ऐसा है? सोनी लीव, अरे सबको बधाई हो, इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। ठीक है,
ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। जानते हो कि नहीं जी, स्टेटस तो देखे होगे ना, मैच नहीं देखे होगे तो किसी ना किसी की स्टेटस में लगा होगा ना। ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस है, 2 तारीख को फाइनल है साउथ अफ्रीका के साथ। हाँ बहुत रन था यार, 338 रन। आप लोग देखे कि नहीं, महिला सशक्तिकरण हो, आप ही लोग का मैच था जी। एक तो लड़कों लोग को लड़कियों के मैच में इंटरेस्ट रहता नहीं है, लेकिन कल हमने देखा, बराबर समय दिया है भाई, एकदम मस्त मजा आ गया। कई लोग को कैप्टन वैप्टन का नाम नहीं पता होगा महिला सशक्तिकरण का भी, तो है नहीं का। क्या है कैप्टन, इंडियन कैप्टन? क्या समझ में, 3 स्टंप उधर लगा रहता है, 3 स्टंप इधर लगा रहता है, एक बैट लेग गुजरता है और एक बॉल एकदम उड़ता है, कुछ समझना ही नहीं है उसमें, है कि नहीं। चलिए, तो सबसे बड़ा प्रश्न कब उठता है? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, कि भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई जाए। क्योंकि सिंपल सी बात, लोकतंत्र रखना है कि गणतंत्र रखना है कि कुलीन तंत्र रखना है कि धर्मतंत्र रखना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ गया 13 दिसंबर 1946 को। सिंपल सी बात है, घर बनाओगे सर तो पहले डिसाइड करोगे ना, 2 रूम बनाना है कि 3 रूम बनाना है कि 4 रूम बनाना है, कि बनाते बनाते डिसाइड करोगे। न्यू खन लिए अब डिसाइड करते हैं सर 5 घर बनेगा, 5 रूम बनेगा, ऐसी थोड़ी डिसाइड करोगे जी। पहले डिसाइडेड रहेगा, ये भी देखना पड़ता है जेब गर्म है कि नहीं गर्म है, ठीक है, सब तो डिपेंड करता है जेब के गर्म होने पर। मतलब वो आयरन में गर्म नहीं होना चाहिए, पैसे में गर्म होना चाहिए सर, है ना। आयरन में गर्म कर दिए, पैसे में गर्म होना चाहिए जेब, तो डिसाइड होता है वहां से, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न उठता है 13 दिसंबर 1946 को। और बात करते हैं तो इसी दिन, इसी का उत्तर देने के लिए दायित्व तो सौंपा जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को। ये दायित्व तो किसको सौंपा जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी को, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी को यह दायित्व तो सौंपा जाता है कि भारत की व्यवस्था किन आधारों पर रखना चाहिए, आप बताइए। याद रखना, 389 सदस्य हैं संविधान सभा में, किसी एक के बोलने से निर्णय नहीं होगा, वो सिर्फ प्रस्ताव रख सकता है। जैसे मान लो मैं बोलूं यहां इतने लोग हो, आप लोग 15-17 लोग, अगर मैं किसी को जवाबदारी दे दिया कि घूमने जाना है, आप ढूंढ के आइए प्लेस कौन से घूमने जाना है, तो इनके बोलने से हम लोग घूमने नहीं जाएंगे, वो सिर्फ क्या रखेंगे? प्रस्ताव। फिर हम लोग के में बीच क्या बनेगी? सहमति, तब वो फाइनल होगा जगह। समझ में आया बात? वैसे ही अगर बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी को दायित्व तो सौंपा गया है, वो प्रस्ताव को कहां रखेंगे? सदन में। सदन में मतलब संविधान सभा में। अब वो संविधान सभा में जब प्रस्ताव को रख लेंगे सर, तो संविधान सभा के 389 लोग डिसाइड करेंगे कि इस आधार पर संविधान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। कोई एक व्यक्ति अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है। समझ में आया बात? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी को क्या सौंपा गया है? यह दायित्व तो सौंपा गया है कि भारत के संविधान किन आधार पर बनाना चाहिए। तो पहले तो ये समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या प्रस्ताव रखे थे उसको सोचेंगे, ठीक। तो पहले हम समझते हैं कि धर्मतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र और कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है। क्लियर? आगे बढ़े सर। हाँ चलो, देखो, किसी भी देश की अगर बात करते हैं, देश हो सकता है, देश को एक प्रकार से क्या कहते हैं सर? राज्य भी कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना गाउटिया, देश या राज्य हो सकता है। याद रखना, किसी भी देश, या तो कोई देश धर्मतंत्र के आधार पर हो सकता है, कोई देश धर्मतंत्र वाले हो सकते हैं, कोई देश में राजतंत्र हो सकता है, कोई देश में लोकतंत्र हो सकता है गाउटिया, लोकतंत्र की कहानी आ सकती है, या कोई देश की अगर बात करते हैं तो कुलीन तंत्र हो सकता है, ठीक। ये व्यवस्थाएं हो सकती है, ठीक। कोई भी देश में या तो धर्मतंत्र के अनुसार है, या राजतंत्र के अनुसार है, लोकतंत्र के अनुसार है, या कुलीन तंत्र के अनुसार है। इनके अनुसार देश की व्यवस्था बनाई जा सकती है, ठीक। गणतंत्र क्या होता है बताएंगे हम इसी में। तो ध्यान रखना, धर्मतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र के अनुसार यह व्यवस्था हो सकती है। हमने बोला नहीं सर, अभी बताया हूं, बताऊंगा करके। चलिए, धर्मतंत्र क्या होता है सर? तो धर्मतंत्र होता है जिस देश की व्यवस्था, जिस देश की व्यवस्था, देश की व्यवस्था धर्मानुसार संचालित होती हो, धर्मानुसार संचालित होती हो,
होती हो। जिस देश की व्यवस्था किसके अनुसार संचालित हो रही है? धर्म अनुसार, मतलब धर्म के अनुसार। जैसे पाकिस्तान कितना भी बोले मैं लोकतंत्र हूं, वो धर्म के अनुसार चल रहा है। ईरान है, इराक है, जो अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार पूरे देश की व्यवस्था को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। तो वैसा देश क्या कहलाता है? धर्मतंत्र कहलाता है। पहला चीज ये था ऑप्शन हमारे पास कि हमारे देश को भी क्या बना लिया जाए? धर्मतंत्र। लेकिन भारत में तो कई प्रकार के धर्म हैं सर, आप किस धर्म के अनुसार आप चलाओगे? पूरे धर्म भारत में है, ऐसा कोई धर्म नहीं जो भारत से वंचित हो। सब धर्म हमारे यहाँ रहते हैं। 7 ही धर्म है विश्व में, ठीक है, वो 7 धर्म हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। भले संख्या कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सभी धर्म हमारे यहाँ हैं। राजतंत्र की कहानी है, जिस देश की व्यवस्था का पूरा केंद्र, पूरा केंद्रीयकरण बोलो, ठीक है, पूरा केंद्रीयकरण, ठीक। राजतंत्र में व्यवस्था का पूरा राज्य या देश की व्यवस्था का पूरा केंद्रीय राजा या रानी के हाथों में होता है। मतलब राजा और रानी क्या कर रहे हैं? वहां शासन चला रहे हैं। पूरा व्यवस्था कौन देख रहे हैं? राजा और रानी देख रहे हैं। पहले हमारे देश में यही था, भारत कई टुकड़ों में टूटा हुआ था और उसके बाद कोई राजा और रानी क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तो राजतंत्र का मतलब होता है जहां राजा और रानी के हाथों में पूरा केंद्रीकरण होता है, मतलब पूरी शक्ति राजा और रानी के हाथों में हो, तो कहलाता है कौन सा? आपका राजतंत्र कहलाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुलीन तंत्र को समझिए। कुलीन तंत्र क्या होता है सर? कुलीन तंत्र क्या होता है? कुछ लोगों का समूह, कुछ अमीर या ताकतवर लोगों का समूह देश की व्यवस्था को संचालित करती हो। कोई अमीर लोगों का एवं ताकतवर लोगों का एक समूह है जो पूरे देश की व्यवस्था को क्या कर रहे हैं? संचालित कर रहे हैं। तो वो व्यवस्था कहलाता है क्या? कुलीन तंत्र। मतलब 10, 12, 15 लोगों का, अमीर लोगों का या ताकतवर लोगों का एक समूह है, पूरे देश की व्यवस्था को क्या कर रहे हैं? लोग संचालित कर रहे हैं। वो कहलाता है आपका कौन सा तंत्र? कुलीन तंत्र कहलाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। धर्म तंत्र वो होते हैं जिस देश की व्यवस्था पूरे धर्म के अनुसार चल रही है, वो धर्म तंत्र कहलाता है सर। राजतंत्र होते हैं जिसमें राजा और रानी क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं, वो राजतंत्र कहलाते हैं। कुलीन तंत्र की जब बात करते हैं तो कुछ अमीर या ताकतवर लोगों का जो समूह है वो किसको संचालित कर रहा है? पूरे देश की व्यवस्था को संचालित कर रहा है, वो कहलाता है आपका कौन सा? कुलीन तंत्र कहलाता है। हो सकता है उसमें 10, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हो सकते हैं, और उन्हीं लोग पूरे देश की व्यवस्था को क्या करेंगे? संचालित करेंगे। तो कुलीन तंत्र के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? बात आती है लोकतंत्र की सर। तो याद रखना लोकतंत्र में क्या है गौटिया? तो लोकतंत्र 2 भागों में टूटता है। एक है आपका लोक और दूसरा है सर तंत्र। 2 भाग में इसमें आप तोड़ सकते हैं। लोक प्लस तंत्र की कहानी है। लोक का मतलब होता है जनता, प्लस का मतलब हो गया का, और तंत्र का मतलब हो गया सर शासन। ठीक, तंत्र का मतलब क्या हो गया? शासन। तो मतलब जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। सिंपल सी अगर बात करते हैं तो लोकतंत्र होगा क्या सर? तो लोकतंत्र में होता है जनता का शासन। पूरी शक्ति किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। मतलब जनता जो चाहे वैसा कर सकता है, उसी को कहा जाता है लोकतंत्र। इसी में लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाएगा। ये अब्राहम लिंकन जी का कथन था। उन्होंने कहा था कि जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन व्यवस्था ही क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। मतलब जनता के लिए, मतलब जनता खुद अपने लिए क्या करेगा? एक शासन व्यवस्था तैयार करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। और याद रखना जहां भी लोकतंत्र होता है ना, वहां जनता ही महान है सर। जैसे हमारे देश में आप सुने हैं लोकतंत्र है, सुने होंगे ना, न्यूज चैनल न्यूज़पेपर में आता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र मतलब जनता ही महान है। आप 5 साल में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, किसी को अर्थ से फर्श में और फर्श से अर्थ में पहुंचा देते हैं। काका को नीचे पहुंचा दिए और साय को ऊपर पहुंचा दिया आप लोग 57,000 के चक्कर में। ठीक, 57,000 आएगा कर करके यही कर डाले पूरा। यही किया ना। राहुल गांधी जी पहले सत्ता में थे 2014 से पहले, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी को ला दिया आप लोगों ने।
ठीक है। अब आप चाहो नरेंद्र मोदी को हटाना, 2029 में चुनाव होगा सर, फिर से आप अपना लोकतंत्र का प्रयोग कर सकते हो, अपनी शक्ति का, और उनको हटा के कोई दूसरा शासक बना सकते हैं। तो जनता के ऊपर ही पूरा शक्ति निहित होती है, उसी कहा जाता है कि आपका लोकतंत्र। याद रखना, लोकतंत्र का समानता प्रयोग हमारे देश में, भारत में 5 साल में किया जाता है। 5 साल में आप लोकतंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे अमेरिका में अगर बात करते हैं 4 साल में कर लेते हैं सर, ठीक है। तो हमारे देश में कितने साल में होता है, 5 साल में। अगर सरकार बराबर 5 साल चली तो, अगर नहीं चली 5 साल बराबर सर, तो आप पहले ही अगर सरकार गिर गया तो आप 2-3 साल में भी लोकतंत्र का शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। लोकतंत्र में पूरी शक्ति जनता पे ही निहित होती है। जनता जो चाहता है वैसे ही होता है, लेकिन 5 साल में चाहने मिलता है। ठीक है, कितने साल में, 5 साल में। मतलब मान लो आप 80 साल जी 60 साल ही जियोगे, 80 तो 12 पंचे 60, 12 बार ही चाहने को मिलेगा आपको। कितने बार, 12 बार। 12 बार भी नहीं चाह सकते आप। 60 साल जियोगे, 18 साल में ओढ़ देते हो तो 40 साल ही चाहोगे, तो मतलब 8 बार भी चाह सकते हो। कितने बार चाह सकते हो, 8 बार। ठीक है, सरकार को चाहने की बात चल रही है ना यहाँ, कि किसी लोग को चाहने की बात नहीं चल रही है भाई। ठीक, किसको चाहना है आपको, सरकार को। ठीक, फिर वो तो कितना बार भी चाह सकते हो उसको, दूसरे जो चाहना है। ठीक है, चाहना हटाना, चाहना हटाना परंपरा बन गया है। तो ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें जनता का शासन होता है, शक्ति किसमें निहित होती है, जनता में। ये लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। डेमोक्रेसी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक, और दूसरा होता है सर आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की कहानी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर समझ लो, मैं उसको फिर लिखवा दूंगा, लिख दूंगा, कुछ दिक्कत नहीं। 2 लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 2 भाग में पड़ सकता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। याद रखना, कोई भी नियम और कानून बनाना हो, नियम या कानून, विधि बोलते हैं इंग्लिश में, लॉ कहते हैं उसको। और कोई भी नियम और कानून बनाना हो और उसमें सीधे जनता की भागीदारी है, सीधा जनता की भागीदारी, तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे कोई भी नियम और कानून बनाना है और उसमें सीधी भागीदारी किसकी है, जनता की। कहने का मतलब ये है कि मान लो छत्तीसगढ़ में, ठीक, छत्तीसगढ़ में कानून बनाना है कि भारत में, छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति चप्पल पहन के नहीं घूमेगा, ऐसा नियम बनाना है सर। तो विष्णुदेव साय जी ने भारत छत्तीसगढ़ के सब जनता को एक जगह बुलाएगा, अरे भाई जल्दी आओ, एक तो कानून बनाना है। फिर माइक में बोलेगा, छत्तीसगढ़ की कोई जनता चप्पल पहन के अब नहीं घूमेगा, ये नियम बना रहे हैं, कौन कौन हाँ बोल रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। उनको ज्यादा हाथ दिखेगा ना तो नियम बन गया। फिर तो जनता की क्या दिख गई, सीधी भागीदारी। तो ऐसे लोकतंत्र क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ में आया मैं क्या बताया, ठीक है। जनता को सबसे बुलाया जाएगा, जिस माध्यम से बुला के करो, पूछ के करो, जैसे भी करने हैं आप करो, तो कौन सा लोकतंत्र कहलाएगा, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जनता से सीधा पूछे, जनता ने हाँ कहा तो आपने नियम बना दिया, जनता ने ना कहा तो नियम नहीं बना, तो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होगा सर, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यह होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए लोग, हमने किसी को चुन लिया सर, और हमारे द्वारा चुने हुए लोग हमारे लिए नियम और कानून बना रहे हैं, तो क्या कहलाते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे भारत में बात करते हैं, लोकतंत्र तो है लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम किसी को चुनते हैं हमारे लिए नियम और कानून बनाने के लिए। जैसे आप कहीं ना कहीं विधानसभा और कहीं ना कहीं लोकसभा से आते होंगे सर, आते होंगे ना, विधानसभा जानते हो कि नहीं, ऐसे देख रहे हो भाई, कहाँ से मैडम आप धमतरी विधानसभा से आते हैं, है ना, और महासमुंद लोकसभा पड़ता होगा धमतरी मेरे ख्याल से, कि कांकेर लोकसभा पड़ता है, लोकसभा। ये आप कहाँ से हो, आप तो फिर जांजगीर चांपा लोकसभा और जांजगीर चांपा विधानसभा है, कमलेश जांगड़े जी हैं। हाँ मैडम 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 धमतरी कौन है यार, और कौन सा लोकसभा पड़ता है, कांकेर की महासमुंद, महासमुंद पड़ता है ना। रूप कुमारी चौधरी जी हैं, और विधायक कौन है अभी, कुरूद का है वो तो, हाँ धम, अच्छा विधानसभा आपका भी कुरूद पड़ता है, तो आप धमतरी बोले ना, धमतरी जिला, कुरूद विधानसभा में तो अजय चंद्राकर हैं, तो एक विधानसभा वो हो गया। तो जब भी हमारे छत्तीसगढ़ में नियम बनेगा ना, तो आप लोगों की तरफ से
अजय चंद्राकर जी बोलेंगे अकेले। हाँ, पूरे क्षेत्र की तरफ से जो एक विधानसभा होगा ना, कुरुद विधानसभा एक क्षेत्र बटा हुआ, उसके बाद धमतरी विधानसभा आ जाता होगा, फिर महासमुंद वैधानसभा आ जाता होगा। वैसे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है, 90 भागों में छत्तीसगढ़ बटा हुआ है, और उन 90 जगह से जनता उनको चुन के भेजता है कि जब भी कोई राज्य में नियम और कानून बने तो हमारी तरफ से क्या करे, वो भागीदारी दे। तो कोई भी नियम और कानून बनेगा तो आपके तरफ से कौन बोलेंगे, अजय चंद्राकर जी। और वही राज्य में बनेगा तब, और देश में अगर कोई नियम कानून बनेगा ना सर, तो आपके तरफ से रूप कुमारी चौधरी जी लोकसभा में बोलेंगी। समझ में आया, दिल्ली में। तो हमारे यहां हमने किसी को चुन लिया है, आप वोट दिए होगे ना, दिए होगे नहीं वोट, ठीक है। तो राज्य के लिए विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 में, ठीक है, तो उसमें वोट दिए होगे। फिर 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था सर, तो उसमें वोट दिए होगे। तो देश में जब कानून बनेगा तो लोकसभा के सदस्य आपके भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, और राज्य में जब कानून बनेंगे तो विधानसभा के जो सदस्य चुने हो आप, वो आपकी विधि बनाने में भागीदारी क्या करेंगे, सुनिश्चित करते हैं। तो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जब विधि या नियम या कानून बनता है तो जब जनता की सीधी भागीदारी हो तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता के लिए नियम और कानून बनाते हैं, क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। समझ में आया? हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, लिख रहा हूं, इसी लिखूंगा बेटा, टेंशन मतलब। चलिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहा जाता है सर? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कहानी है जिसमें देश नियम या कानून बनाने में, नियम व कानून बनाने में, कानून बनाने में जनता का सीधी, जनता की सीधी भागीदारी हो, तो कौन सा लोकतंत्र कहलाता है? वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है सर? तो जनता के द्वारा चुने हुए लोग, जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता हेतु नियम व कानून बनाए तो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोनों चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता के लिए नियम कानून बनाए तो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और नियम और कानून बनाने में अगर सीधी भागीदारी किसकी है? जनता की, तो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ही जगह है बस, ग्राम सभा में। ग्राम सभा सुने हो, होता है नहीं गांव में, पंचायत में, वही बस प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसी में जनता को सीधा नियम और कानून बनाने में भागीदारी देने का अधिकार है। उसके बाद हमारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। ग्राम सभा बैठक में कहीं भाग लिए हो? जाया करो जी, लड़बड़ जाया करो। अगर पेपर हुआ शिक्षक भर्ती का 2-4 महीने में, तो बिहार चुनाव से एक प्रश्न आएगा, लिख के ले लो। हाँ, कि इलेक्शन कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कौन पार्टी आई सरकार में। सरकार में तो 14 नवंबर को आएंगे, ठीक है। बाल दिवस रहता है क्या उस दिन? उसी दिन आएंगे सरकार में। कोई 3 पार्टी चुनाव लड़ रही प्रमुख तौर से। एक आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, ठीक है। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, ठीक है। हाँ, आरजेडी है, ठीक। दूसरा है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, और तीसरा है जन सुराज। अब बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी जेडीयू का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस आरजेडी का साथ दे रहे हैं। समझ में आया बात? नहीं आया? हाँ, दूसरा चीज आरजेडी का है, वो क्या होता है, कंडील छाप, कंडील, लालटेन, ठीक है। और जेडीयू का निशान है तीर। और जन सुराज का है बैग, बस्ता। प्रशांत किशोर की पार्टी है, नए पार्टी है, 3 साल संघर्ष करके नया पार्टी गठन किए हैं। मनीष कश्यप को जानते हो, वही जुड़ा है उसमें। मनीष कश्यप को भी नहीं जानते? चल ठीक, इसको पढ़ो यार, इसको जानो, वो उसको छोड़ो, बेकार है, ठीक है। इसको देखना नहीं हो ना, थोड़ा न्यूज में रहा करो अपडेट। सब लोग, आप लोग भी मैडम, आप तो शादीशुदा हैं तो आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय कब होगा आपके पास, इन लोग के पास पर्याप्त तो समय है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने चाहे हो तो थोड़ा न्यूज चैनल देखा करो, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग तो होते रहेगा जिंदगी में, ठीक है। मीशो को आप करते रहेंगे जो करना है, मीशो को स्क्रॉल तो करते होंगे डेली, तो थोड़ा सा इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना 2-4 न्यूज चैनल को, ठीक है। उसमें आपको न्यूज मिल जाएगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की कहानी है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 भाग हैं सर। कितने भाग हैं? 2 भाग। एक कहलाता है आपका राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था,
राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की कहानी है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। दूसरा है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। मोनारिकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं इसको, रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की कहानी है। सबजन एक्ट लुसेंट का बुक लेना जी, नीला कलर का आता है, बताया था मैं पहले दूसरा दिन शायद। लुसेंट का बुक आता है सामान्य ज्ञान का, उसी को थोड़ा बहुत पढ़ो। ठीक है, सी टेट सी जी टेट अगर नहीं निकला होगा तो आपका काम आएगा उसमें, वो निकल गया सबका सी टेट सी टेट, हाँ निकल गया तो ठीक है, और नहीं निकला उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, वही सामान्य ज्ञान का पढ़ो थोड़ा बहुत। ठीक है, जिसका नहीं निकला है और वो सब रहेगा मैडम। सामान्य ज्ञान ब्लू कलर का आता है, अब कलर चेंज होगा तो मुझे नहीं पता है, ब्लू कलर का आता है सामान्य ज्ञान, उसको पढ़ना है। ठीक है, उसमें बेसिक नॉलेज है सब सब्जेक्ट का। ठीक, तो उसको 100-150 रुपये में कुछ आता होगा। ठीक, वो ले लेना याद से और उसको पढ़ना रोज ना, थोड़ा बहुत एक एक पेज डेली पढ़ना कम से कम, डेली रूटीन में सुबह एक पेज शाम एक पेज। ठीक, 2 टाइम लेना है उसको राज ठीक ठीक, कितने टाइम लेना है? 2 टाइम, सुबह और शाम, तो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा ना। याद रखना, यहाँ कितना भी पढ़ाया जाए घर में नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई। ठीक है, ये सिर्फ रास्ता दिखाने का काम, नरेंद्र मोदी जी बता दिए हैं आपको इस रास्ते में चलना है, और ये नहीं बता पाए कि महंगाई ज्यादा है इस रास्ते में। ठीक है कि नहीं? तो महंगाई समझना पड़ेगा आपको, बहुत महंगाई बढ़ गया जी, नहीं जानते तो बता देता हूँ, बिजली बिल बहुत बढ़ गया। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की कहानी, और दूसरा है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है सर? ऐसा देश जिसका जो मुखिया होता है सर, देश का जो मुखिया, या इसी को हम बोलते हैं राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, देश का मुखिया जो होता है या राष्ट्राध्यक्ष की कहानी है। ठीक, देश का मुखिया हो या राष्ट्राध्यक्ष हो, वो हमेशा वंशानुगत होते हैं। ठीक है, वंशानुगत मतलब, वंशानुगत का मतलब होता है एक ही वंश के लोग उस देश का हमेशा क्या बनेगा? मुखिया बनेगा। जैसे हमारे देश की मुखिया द्रौपदी मुर्मू जी, देश के राष्ट्रपति क्या कहलाते हैं? देश के मुखिया कहलाते हैं। तो वैसे ही कोई भी ऐसा देश है जिस देश में मुखिया एक ही वंश के लोग बनेंगे, उसका बाप, उसका बेटा, उसका नाती, उसी या उसकी बेटी ही उस देश की मुखिया के नाम से जाना जाएगा, तो वो देश में क्या कहलाता है? वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। जैसे सर ब्रिटेन की कहानी है, ब्रिटेन की कहानी में अगर बात करते हैं, ब्रिटेन में भी जेम्स चार्ल्स है, चार्ल्स का बेटी क्या बनेगा? देश का बनेगा, ये लिखित रूप से है, उसका बेटा हो या बेटी हो, वही देश की मुखिया राष्ट्राध्यक्ष या मुखिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक, उसका बेटा बेटा ऐसे ऐसे चलते जाएगा, वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की कहानी है सर, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? जो मुखिया होता है या राष्ट्राध्यक्ष होता है, मुखिया या राष्ट्राध्यक्ष की कहानी है, वो क्या होते हैं सर? वंशानुगत नहीं होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, क्या नहीं होते हैं? वंशानुगत नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं सर? तो उस देश का मुखिया निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित, इलेक्टेड होता है, मतलब वो चुन कर आता है, निर्वाचित होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत की स्थिति है सर, भारत में कोई भी व्यक्ति मुखिया बन सकता है, हो सकता है आप भी बन सकते हो आने वाले समय में, देश के राष्ट्रपति बन सकते हो ना। हमारे यहाँ ऐसा कोई, क्या द्रौपदी मुर्मू जी का बेटा या बेटी राष्ट्रपति बनेगा क्या? नहीं है, कोई भी बन सकता है, मैं भी बन सकता हूं, आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है। और जहां देश का मुखिया निर्वाचित होता हो, वो कौन सा व्यवस्था कहलाता है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। समझ में आया बात? तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है सर? तो गणतंत्र का मतलब होता है, लिखो लिखो लिखो, समझाता हूं। ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है सर? तो गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का आम नागरिक, जो भी देश है उसका आम नागरिक उस देश के सबसे बड़े पद में जाने का योग्यता रखता हो, तथा उस देश के मुखिया का निर्वाचन होता हो, वो क्या कहलाता है? आपका गणतंत्र कहलाता है। जैसे हमारे देश में हम आम नागरिक हैं, हम आम नागरिक होते हुए भी इस देश के सबसे उच्च पद, जो राष्ट्रपति पद है, वहां भी जाने की योग्यता रखते हैं। बस अभी उम्र नहीं हुआ है 35 साल होगा तो वो भी हमारा योग्यता रखेंगे। और उस देश का जो मुखिया का पद है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है, तो क्या कहलाता है? गणतंत्र, रिपब्लिक। ठीक है, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं कब? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि उसी दिन हमारा देश का संविधान क्या होता है?
लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। तो उसी दिन हमारे जो देश का मुखिया था क्या था, निर्वाचित था। उसी दिन से हम क्या मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जिस देश का आम नागरिक उस देश के सबसे ऊंचे पद में जा सकता है तथा उस देश का जो मुखिया होता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। वो ऐसा देश क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। तो हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर? हो गया क्या? चलो देखो, यही प्रश्न उठता है अब 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 का प्रश्न उठता है कि भैया हमारे देश में क्या अपनाया जाना चाहिए, कौन सी व्यवस्था के अनुसार पर हमारे देश के संविधान बनाने चाहिए। तो याद रखना, भारत में पहले तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, भारत में है क्या सर। तो भारत में पहला चीज तो ये ध्यान रखना है आपको, भारत में क्या है, लोकतंत्र है। भारत में पहला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र है। ये दूसरा चीज कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बाद हमारे देश में और क्या है सर, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। समझ में आया बात? ठीक। लेकिन ब्रिटेन में लोकतंत्र है, वहां भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन भारत ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हो गया? चलो, तो ये प्रश्न उठता है कब, 13 दिसंबर 1946 को। और इसका दायित्व किसको सौंपा गया है, जवाहरलाल नेहरू जी को। और जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को ही एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं सर। उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि भारत की व्यवस्था इन आधारों पर बनाई जानी चाहिए। कौन प्रस्तुत कर रहा है, आपका जवाहरलाल नेहरू जी। दायित्व तो इनको सौंपा गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को ही क्या प्रस्तुत किया जाता है, दायित्व तो सौंपा गया है किसको, जवाहरलाल नेहरू जी को। तो उन्होंने क्या प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव। समझ में आया बात, किसने प्रस्तुत किया है, कब, 13 दिसंबर 1946। क्लियर? क्या था उस उद्देश्य प्रस्ताव में, सुन लो थोड़ा सा क्या बोला गया था, क्योंकि उस अकेले के बोलने से कुछ होना था। कौन देगा सहमति, संविधान सभा। तो 13 दिसंबर 1946 को जब प्रस्तुत किया गया तो क्या बोला गया था, ये सुनो। बोला गया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पदनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति स्वास्थ्य धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को स्वीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये सत्यनारायण की कथा नहीं थी, ये था उद्देश्य प्रस्ताव। और इसको आपको क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, वही बाद में जाके संविधान का प्रियम्बल बनता है, संविधान का प्रस्तावना कहलाता है। जो मैं अभी बोला हूं ना, उसको आपको क्या करना है, याद करना है। और याद करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल में। ठीक है, कहां जाओगे सर, गूगल में। और गूगल में लिखोगे प्रस्तावना, फिर वो आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। कहां है तीरथगढ़, कहां है जी, गए हो कि नहीं? चढ़ने के टाइम हालत खराब हो जाता है ना, लेकिन अरे सीढ़ी बहुत ऊंचा है भाई। जितना नहाने में मजा आता है ना, उतने चढ़ने में हालत फट जाओगे ऊपर तक आते तक। अभी तो पानी ज्यादा होगा, अभी ठीक हो जा सकते हो अभी। तो नेट स्लो है, ठीक। यही चीज है ना, ये बोला गया था किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पदनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति स्वास्थ्य धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को क्या कर रहे हैं, अंकीकृत, अधिमित और आत्मर्पित। ये याद करना है सर, ठीक है, अपने वॉलपेपर में रख लो इसको, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? तो प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे हम भारत को प्रभुत्व, खालिस्तान, पद निरपेक्ष बनाना चाहते हैं, तो आपको याद रहेगा, तभी पता रहेगा ना क्या बनाना चाहते हैं, समाजवादी। समझ में आ रहा है बात? 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया है इसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है सर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता है सर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समझ में आया बात? जब 13 दिसंबर 1946 को बोला गया, किसके द्वारा बोला गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो 3 शब्द उस दिन नहीं थे। कौन से सर? समाजवादी, निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द उस दिन नहीं थे जिस दिन कब बोला गया था? 13 दिसंबर 1946 को। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो याद रखना, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा कब? जब आप याद कर लेंगे, क्योंकि इसका मतलब जानने से ज्यादा जरूरी है आपका याद रहना, ठीक है। क्योंकि इस आपके पेपर में मतलब तो नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्रम पूछा जाएगा, या कितने स्वतंत्रता है, कितने समानता है, कितने न्याय है, वो पूछा जाएगा। तो इसको आप याद कर लेना सर, ठीक है। कब याद करके सुनाओगे बताओ? याद करने का एकदम सिंपल तरीका है, सोने के बाद और उठने से पहले याद करना है। कब करना है? सोने के बाद और उठने से पहले। 1 नंबर याद होगा। हाँ, कब करना है जी? हाँ, और उठने से पहले ठीक है, सोने के बाद और उठने से पहले, ठीक। किसी प्री का फोटो अगर मोबाइल में रखे होगे तो प्री को ऐसे साइड करो अभी 2-4 दिन के लिए, और इसको बना लो अपना प्री, ठीक है। समझ में आया बात? जैसे गांव में, अब यहाँ रह रहे हो आप लोग सब, मम्मी फोन आता होगा, डेली आता होगा ना मम्मी पापा का, जैसे फोन आया, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, ये समझा दो। ये क्या है? ये प्रियम्बल है मेरा, इसका संविधान का, इसी पूरा देश चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये 2-4 लाइन चेप दो जो किसी का फोन आया। समझ में आया बात? मंडे को सुनूंगा मैं सबसे। कब से? मंडे। कब है? आज शुक्रवार है ना, शनिवार और रविवार 2 दिन में याद हो जाएगा, कल ही बस में याद नहीं होगा, मेरे को पता है, ठीक है। सुनूंगा मंडे, और नहीं याद हो पाया तो नहीं आऊंगा मत सोचना, या नहीं आऊंगी मत सोचना, आ जाना भाई, कुछ नहीं होगा, ठीक है। याद करोगे तो आपका अच्छा है, नहीं करोगे तो आपका अच्छा है, ठीक। किसी में बुरा नहीं होगा, लेकिन याद करना जरूरी है। समझ में आया बात? कर लेना, हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है यार, ठीक है। मस्त पढ़ने में 1 लाइन याद करना, याद हो जाएगा। मतलब मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन इसको याद कर लेना, डाउनलोड कर लेना आप इसको। फिर इसका आधा 1 घंटे क्लास होगा, मैं लूंगा इसका क्लास 1 घंटे पूरा, इसका मतलब समझाऊंगा, क्या होता है, क्यों होता है, ये अंकित, आत्मर्पित क्या होता है, सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, इसको याद, ठीक है। मंडे तक हो जाएगा ना? इंग्लिश में जिसको करना है इंग्लिश में कर लेना सर, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, इतना मुझे भी आता है इंग्लिश में, ठीक है। जो सही है वो सही है सर, ठीक है, उतना मुझे भी आता है, उसके आगे मुझे भी नहीं आता। जो इंग्लिश में याद करके आएगा, समझ तो जाऊंगा कि गलत बोल रहे हो कि सही बोल रहा हूँ, याद नहीं है मुझे इंग्लिश में, ठीक है। हाँ, कर लोगे पक्का ना? ठीक है, मंडे करते थे ना इसको याद। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्या हुआ था 13 दिसंबर 1946 की कहानी है। तो 13 दिसंबर 1946 को यही हुआ है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव की जब बात करते हैं तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी इसमें क्या दे दी? सहमति दे दी, और कहा गया कि जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो मतलब उद्देश्य भी हमारे क्या हो गए? क्लियर हो गए हैं। और इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर भारत के संविधान क्या किए जाएंगे? निर्माण किए जाएंगे। क्लियर? अभी और लेंगे सर ना क्लास, आज हिंदी क्लास नहीं होगा, ठीक। कल होगा हिंदी क्लास, 3 दिन चला है, आज सर छुट्टी में है, फिर बायो लगेगा, ठीक है। आज बता देता हूँ सर, 3 क्लास लग रही है यहाँ, पहला, दूसरा पॉलिटी लग रहा था, तीसरा बायो, ठीक है। आज हिंदी वाले सर नहीं आए हैं, तो मेरा आज 1.5-2 घंटा क्लास है। कल से फिर जो सर आएंगे फिर वही तीनों चलेगा, ठीक है। हिंदी और पॉलिटी और बायो, ठीक। और बाकी नया है, अगर आपको और डेमो देखना, हिंदी की डेमो देखने की आवश्यकता नहीं है, अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, ऐप से मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐप में है, अभी शायद ओपन
ओपन टू ऑल है क्या ऐप, देखे क्या? ऐसा कि नहीं अभी फर्स्ट डे बस नहीं, वो ऐसा होता है जिस टाइम में क्लास चलती है ना उसी टाइम में बस ओपन होता है। हाँ हाँ, फिर उसके बाद पे करके ही देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ है सिस्टम। देख दे रहा हूँ मैं भी। 27 अक्टूबर, नहीं नहीं डेमो खत्म हो गया मैडम ना, वहाँ सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, अब वहाँ पे करके ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसका एक सेक्शन बन चुका है, 3 दिन का ही था डेमो, ठीक। नहीं ऑफलाइन वाले का है ना, ऑनलाइन में डेमो नहीं मिलेगा, ठीक। ऑफलाइन में आप आ सकते हैं, डेमो 1 2 4 दिन देख लो, ऐसे चलते हैं, ठीक है। रैंप वॉक करते हैं सर, ऐसे चलते हैं, डेमो में क्या देखोगे ना, ठीक। डेमो और क्या देखते हैं, ये देखे डेमो, चलते हैं ऐसी, बोलते हैं ऐसी, ठीक। चलो अब सिंपल सी बात है, हमें बनाना है संविधान। संविधान बनाने का उद्देश्य क्लियर है, अध्यक्ष बन गया है, उपाध्यक्ष बन गया है, संवैधानिक सलाहकार बन गया है। अब मैं आपको बताया था सर, बनाना है आपको संविधान, बनाना है क्या बनाना है, संविधान। और संविधान की जब बात करते हैं तो संविधान है क्या, तो संविधान है नियम और कानून का पुस्तक या किताब। नियम और कानून का क्या है, पुस्तक है या तो किताब है, ठीक है। नियम और कानून का क्या है सर, किताब है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसी किताब को बनाने के लिए कितने लोग हैं हमारे सामने, 389 लोग, क्योंकि अभी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है सर, तो 389 लोग हैं। एक किताब है जिसको बनाने के लिए हमारे पास कितने लोग हैं, 389 लोग, जिसमें देश के व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून लिखे होंगे। अब ये मुझे बताइए, ये संविधान है भारत का, ठीक है, ये भारत का क्या है, संविधान है। अब इसी भारत के संविधान को बनाना है, 389 लोग हैं, 389 लोग मिलकर एक पेज में काम करेंगे तो जल्दी बनेगा, कि पेज बांट लेंगे 10-10 15-15 लोग, चलो 20 लोग मिलकर 5 पेज बनाओ, 20 लोग मिलकर 20 पेज बनाओ, या 10 लोग मिलकर 5 पेज पर काम करो, तब काम जल्दी होगा, कि 389 लोग एक ही पेज में काम करेंगे तो जल्दी होगा। काम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। मान लो एक किताब बनाना है सबको मिलकर, और 100 पेज का बनाना है सर, तो ये 4 लोग का एक समूह बना दिया जाएगा, और 4 लोगों में मैं इनको अध्यक्ष बना दिया, मैं बोलूं आपसे पूछूंगा सर 4 लोग मिलकर क्या काम किए हो, और आप लोग इस विषय में 10 पेज लिख कर लाओ, वैसी मैं इधर कर दूंगा, वैसी बांट दिया जाएगा, तो सब अपना अपना काम करके लाएंगे, तो चेक करेगा, इतना ही काम रहेगा बस। और मान लो सभी लोग एक ही पेज में काम करेंगे तो काम तो बहुत डिले हो जाएगा। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी को भैया हम सब एक साथ काम करेंगे तो काम बहुत समय लग जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, जितने संविधान सभा के लोग थे उसको किसमें बांट दिया उन्होंने, समूहों में, ठीक। और इसी समूह को नाम दिया गया समिति। क्या नाम दिया गया है, समिति नाम दिया गया, कि जब संविधान बनेगा तो हम समिति बना लेते हैं, और यही समिति क्या करेगा, संविधान बनाने का काम करेगा। अपने अपने विषय दे दिए गए, और समिति 2 प्रकार से बनाया गया सर। एक बनाया गया विषय प्रकार की समिति, एक बनाया गया कौन सा, विषय प्रकार की समिति, और दूसरा बनाया गया सर प्रक्रिया प्रकार की समिति। 2 प्रकार की समिति बनाई गई थी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक विषय प्रकार की समिति बनाया गया, और दूसरा कौन समिति बनाया गया है, प्रक्रिया प्रकार की समिति बनाई गई थी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, एक विषय और दूसरा प्रक्रिया, ठीक, ध्यान रखना। विषय प्रकार की समिति में पहला समिति बनाया गया सर संघ संविधान समिति, संघ, कुछ बोले क्या, संघ संविधान समिति। दूसरा संघ विषय समिति, संघ विषय समिति, ये 2 समिति। और ये दोनों समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष बनते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। तीसरा है प्रांत विषय समिति, विषय समिति। चौथा है प्रांत संविधान समिति, प्रांत संविधान समिति। और इन दोनों के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। पांचवा है आपका मौलिक अधिकार समिति,
अल्पसंख्यक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक अधिकार समिति, इन दोनों के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष बनाया गया है जेबी कृपलानी जी को, जेबी कृपलानी जी। अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, और इसके अध्यक्ष बनते एच.सी. मुखर्जी। सदन समिति बना था, सदन समिति। इसका अध्यक्ष बनाए गए थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। संविधान सभा की कार्य समिति, संविधान सभा की कार्य संबंधी समिति, कार्य संबंधित समिति, जीवी मावलंकर जी बने थे इसके अध्यक्ष, जीवी मावलंकर। 11वां है सर झंडा समिति, ये है राजेंद्र प्रसाद जी को बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी। झंडा उप समिति, झंडा उप समिति, इसके बनाए गए थे आपका जेबी कृपलानी जी को। ये 12 समिति आपको ध्यान रखना है विषय प्रकार की समिति में, थोड़ा ध्यान रखना। पहला है संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति, ठीक, साथ ही साथ प्रांत विषय समिति, प्रांत संविधान समिति। अब ये ग्रुप था तो ग्रुप का कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, तो इसके ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक अधिकार, एक छूट गया जी ना, अल्पसंख्यक है ना वो, अल्पसंख्यक अधिकार समिति, ये दोनों के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी जी के थे, वो अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष थे उसके, सदन समिति के पट्टाभी सीतारमैया जी थे, और संविधान सभा की कार्य संबंधित समिति बना था जीवी मावलंकर जी थे। वहीं झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद जी और झंडा उप समिति के जेबी कृपलानी जी थे। ये 12 समिति का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इन सबको काम सौंपा गया था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना विषय प्रकार की समिति में। वहीं अगर बात करते हैं प्रक्रिया प्रकार की समिति में, तो प्रक्रिया प्रकार की समिति में 3 समिति आपको ध्यान रखना है सर। एक समिति ध्यान रखना है जिसका नाम तो खुद प्रक्रिया समिति है, एक प्रक्रिया समिति ही है एक समिति का नाम। दूसरा समिति है सर संचालन समिति, संचालन समिति नाम है। और तीसरा है सर संविधान सभा की कार्य संचालन समिति, संविधान सभा की कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, ठीक, संविधान सभा की कार्य संचालन समिति। ये 3 समिति इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक। इन दोनों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद जी ये दोनों के अध्यक्ष थे, ठीक। राजेंद्र प्रसाद जी इन दोनों के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया समिति के और संचालन समिति के। और संविधान सभा की कार्य संचालन समिति की अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी जी, के.एम. मुंशी जी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये काम बांट दिया गया था सर, सबको क्या कर दिया गया था? काम बांट दिया गया था। के.एम. मुंशी जी थे संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद जी थे दोनों के। ओके, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, दोनों ध्यान रखना। कब है?
31 अक्टूबर। ठीक है सर, कल तुलसी पूजा, ये भी ध्यान रखना भैया। ठीक, कल है ना, परसों तुलसी पूजा, कल है, सुनो मैं तो, कल तो एकादशी है यार, कल तो नौवीं मनाया है, सब आंवला के नीचे खाए हैं, आज 10वीं हो गया तो कल एकादशी, कल तो होगा सब देव उठनी, उस दिन तो द्वादश हो जाएगा, और कल के बाद कभी भी शादी, हाँ, है ना यार, देव उठ गया है, अब शादी कर सकते हो कोई भी। ठीक, तो ये समिति क्या करेंगे, सब सब अपना अपना काम जो मिला है वो सब क्या करेंगे, कार्य करेगा, जो जो उनको काम मिला है वो क्या करेंगे, उन लोग कार्य करेंगे, जितने भी समिति हैं उन लोग क्या करना प्रारंभ कर देंगे, कार्य करना। याद रखना, इस समिति ने अगस्त 1947 तक अपना कार्य खत्म कर लिया था सर, अगस्त 1947 तक इन्होंने सब अपना क्या कर लिया, कार्य कर लिया। कौन ने, जितना समिति बना है, विषय प्रकार की समिति उन्होंने कार्य खत्म कर लिया, और कार्य खत्म करके जो अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष संविधान सभा के, राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी को इन्होंने अपना डेटा पूरा प्रस्तुत कर दिया। और राजेंद्र प्रसाद जी ने जो हमारे सलाहकार थे जी, क्या थे, कौन थे सलाहकार, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव की कहानी, सलाहकार थे कौन थे, बी.एन. राव जी। ये बी.एन. राव जी को ये पूरा डेटा दे दिया गया, जो आया उनके पास, राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्तांतरित कर दिया कि ये बन के आया भैया, अब इसमें कैसे संविधान बन सकता है, कैसे हमें रखना चाहिए संविधानों में भाग, हिस्सा, अनुच्छेद क्या होने चाहिए, वो किसको हस्तांतरित कर दिया गया, बी.एन. राव को। और बी.एन. राव ही भारत का पहला ऐसा व्यक्ति है जो भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। भारत के संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था सर, प्रारूप तैयार किया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, भारत के संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया है, बी.एन. राव ने। और उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में दो भाग होने चाहिए, एक बोला गया कि एक अनुच्छेद होने चाहिए, आर्टिकल, और दूसरे अनुसूची होना चाहिए, शेड्यूल, ये दो चीज होने चाहिए बोला। इन्होंने कहा कि एक तो होना चाहिए सर आर्टिकल होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि भैया शेड्यूल होना चाहिए, ये दो चीज होने चाहिए इन्होंने कहा। उन्होंने कहा बी.एन. राव ने कि भैया आर्टिकल की संख्या 243 होनी चाहिए, 243 आर्टिकल होने चाहिए, और अनुसूची की उन्होंने बात की थी कि भैया 13 अनुसूची होनी चाहिए। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि अनुच्छेद कितने होने चाहिए, 243, और अनुसूची कितने होने चाहिए, 13। ये बी.एन. राव ने जब भारत संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, जब पहला प्रारूप बना अगस्त 1947 में जब पहला प्रारूप बनता है संविधान का, तो ये स्थिति थी सर, अनुच्छेद की संख्या कितनी बताई गई थी, 243, और अनुसूची कितने थे, 13 थे। ये बताया गया था कि संविधान जब बनेगा तो संविधान कच्चा मटेरियल बना, रॉ मटेरियल, तो ऐसी बनाया गया था कि भैया अनुच्छेद कितने होनी चाहिए, 243, और अनुसूची कितने होनी चाहिए, 13 अनुसूची होने चाहिए। ये किनके द्वारा माना गया सर, बी.एन. राव के द्वारा। किसके द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा। ठीक, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक, और जब इन्होंने पहला प्रारूप तैयार कर दिया तो इसी को और बेहतर करना था, सिंपल सी बात है, इसको और क्या करना था, बेहतर करना था, इसी को और बेहतर करना था। जो पहला प्रारूप तैयार हुआ है संविधान का, उसी को और बेहतर करने के लिए एक नई समिति का निर्माण किया गया। उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। याद रखना, एक नया समिति का गठन होता है, प्रारूप समिति का। इसी को और बेहतर करने के लिए एक समिति बनता है। कौन समिति बनता है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी इंग्लिश में कहा जाएगा। और इसी को और एक नाम से जाना जाता है जिसको नाम है पांडुलेखन समिति। यह समिति का निर्माण होता है सर, ड्राफ्टिंग कमिटी कह लो, प्रारूप समिति कह लो, या पांडुलेखन समिति कह लो, इसका निर्माण होता है इसी भारत के संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया था उसी को और बेहतर करने के लिए। और इस समिति का गठन होता कब है सर, तो 29 अगस्त 1947 को हो रहा है, मतलब देश आजादी के बाद। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, फिर 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान को और बेहतर करने के लिए जो पहला प्रारूप तैयार किया गया था, तो और बेहतर करने के लिए एक समिति का निर्माण किया जाता है। उस समिति का नाम क्या होता है, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का गठन कब होता है, 29 अगस्त 1947 को। ठीक, अब इस समिति की अगर बात करते हैं तो इस समिति में सदस्य कितने हुए सर, तो इस समिति में कुल 7 सदस्य हुए। कितने सदस्य हुए, 7 सदस्य, जिसमें से एक अध्यक्ष थे। एक क्या था आपका, अध्यक्ष,
और 6 इसके अन्य सदस्य थे। याद रखना, अन्य सदस्य की कहानी कितने, 6 अन्य सदस्य थे और एक क्या था आपका इसमें अध्यक्ष था। और इसी का जो अध्यक्ष है सर, वही हुए भीमराव अंबेडकर जी। याद रखना कौन हुए, भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो याद रखना बी.एन. राव जी का योगदान भी कम नहीं रहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने तो संविधान बनाया है, लेकिन बी.एन. राव जी हैं, बेनेगल नरसिंह राव जी, उनका भी योगदान संविधान बनाने में कम नहीं रहा है। अब भीमराव अंबेडकर जी की कहानी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक। क्या है कहानी सर, तो सिंपल सी कहानी, फिर भारत में आ जाओ। लगभग ये भारत है, ये वाला क्षेत्र क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, ये वाला क्षेत्र क्या बनेगा आपका, ये समझ में नहीं आया, ये बांग्लादेश मोथा जो आया था, मोन्था, इसमें प्रभावित क्यों नहीं हो रहा ज्यादा यार, इसको तो उड़ जाना चाहिए, है नहीं, मोन्था आया नहीं अभी, ये दादा क्या है मोन्था जी, हाँ हाँ, बताना नहीं सुनथन तो रोल सुनबो, सबके सुनबोगा, बताओ मोन्था क्या है, बताएंगे बताओ। हाँ, ये जो बारिश हो रहा है ना, वो मोन्था की वजह से है। ये हिंद महासागर से एक तूफान उठा है, जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा में वाइजैक में भी नहाने के लिए बैन है जी। 100-110 किलोमीटर रफ्तार से हवा चल रही है, बारिश उसी का असर है, बिन मौसम बरसात हो रहा है ना अभी, तो उसी का असर है, मोन्था का असर है ये। थाईलैंड ने नाम दिया इसका मोन्था। मोन्था का मतलब होता है खुशी, मुस्कान, ठीक है। तो इतना हंस डाले कि रो रहे हैं बादल, है कि नहीं। तो मोन्था आया है, तो इधर ही टकरा रहा है, ठीक है। तो इधर जब मैं देख रहा था, एक तो रील आया था, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से रोका हुआ, छत्तीसगढ़ बचा हुआ है, ऐसे पूरा प्रभाव किसमें पड़ रहा है। हम लोग बहुत सेफ जगह है जी, हम लोग को ना भूकंप आना है, ना बरसात आना है, ना तूफान, जो आना है उड़ीसा, ये सब तटीय क्षेत्र में ज्यादा आते हैं, और हम लोग तो एकदम सेंटर में, मध्य भारत में है। तो मोन्था नाम है, ये भी याद रखना, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मोन्था थाईलैंड ने नाम दिया उसका, ठीक है। तो ये टकरा रहा है वो, तो इसी का असर है। अभी 2-3 दिन तक भारी वर्षा की सुखबगाहट थी हमारे यहाँ, लेकिन हुआ नहीं। अब देखो क्या होता है, अभी तो चल ही रहे, ठीक है ना। नहीं, ये सब कैसे नहीं जानते आप लोग, रील भी इंस्टाग्राम चलाते हैं ना मैडम, तो नहीं आता इसमें सब में, आता है सब तो। अच्छा, नहीं, जैसे जैसे मैं जिसको मैं, अरे मैं भी चलाता हूँ, जैसे मैं फॉलो नहीं किया हूँ, उसका भी आता है मेरे पास। हाँ, अच्छा, देखो नोनी हो, ठीक है, जो देखते हैं बहुत बढ़िया है, मैं नहीं कह रहा हूँ खराब है वो, हाँ ठीक है, वो खराब नहीं है। लल्लन टॉप, कौन सा टॉप, न्यूज चैनल आता है एक, उसको सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। आज तक या एबीपी न्यूज को फॉलो कर लेना। एक दो जन का, नीरज चोपड़ा करके एक, नीरज राजपूत करके उनका एक आईडी है, उनको कर लेना आप, ठीक है। इन लोग कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, जो आपके भविष्य में काम आएगा, या कहीं ज्ञान पेलने का काम आएगा, दो चीज हो सकता है ना। तो आप अगर काम नहीं आया कहीं ना कहीं बोलने का काम आएगा, तो दो चार ऐसे हैं जो उसको आप देख लो, और उसके बाद दो चार ठो पिक्चर भी देख लेना भाई, द गाजी अटैक हो गया, ठीक है, सैयारा, ये तेरी दीवानी तेरी दीवानियत, ये सबको मारो गोली, ठीक है, सनम तेरी कसम, इसमें कुछ नहीं रखा है। मैं एक जन के कहने पर एक दीवानी तेरी दीवानियत गया, मैं पागल हो गया भाई, मेरा 150 बर्बाद हो गया यार, इतना बेकार मूवी है वो सैयारा। ये सब नहीं देखना है। द गाजी अटैक हो गया, स्पेशल ऑप्स एक वेब सीरीज है, ठीक है, वेब सीरीज देखते होगे तो ठीक है, नहीं देखते होगे द गाजी अटैक, स्पेशल ऑप्स, आर्टिकल 15 यूट्यूब में, हाँ आर्टिकल 15 एक मूवी है, वो थोड़ी दो चार ठो मूवी जो है, पूरी पिक्चर नहीं देखे हो तो पूरी देख लो, थोड़ा कुछ तो सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब कुछ कुछ ज्ञान देते हैं, ठीक है जी। ये सैयारा और ये सनम तेरी कसम, ये तेरी दीवानियत, एक तेरी क्या है, ये दीवाने तेरी दीवानियत, कोई मूवी आया अभी, कैसे नहीं पता आप लोग को, तो पता है ना, हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था, पता कैसे नहीं है, ठीक। तो देख लेना ना उसको, मैं अब याद नहीं आ रहा, दो चार ठो चैनल और है, उसको ये एकदम रख ही लेना। एक शुभंकर मिश्रा है, उसका भी कर ही लेना, ठीक है, वो भी मस्त बनाता है, शुभंकर मिश्रा जी का नाम है, वो आज तक में काम करते हैं, उनका खुद का पॉडकास्ट चैनल है, वो एकदम मस्त बनाता है, पूरा न्यूज मिल जाएगा आपको। नहीं, वो तो अब राजनीति कर रहे हैं ना, मनीष का सब जंग राज में जुड़ गया है, तो ये दो चार ठो ना याद फॉलो कर ही लेना,
और ना जो ज्यादा देखते हैं उसको तो अनफॉलो करो पहले, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिल रहा है ना, अनफॉलो करो। वो फिर रील वील आता है यार, वो सब बेकार है सब, वो भी जरूरी है लेकिन इसको ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये सब ना बहुत जरूरी है यार, ये मोन्था वोन्था पढ़ाई कर रहे हो ना, मैं बताया ना समाज में बताने के लिए जरूरी है। आपको नहीं लगेगा जरूरत, लेकिन अभी गांव जाओगे, मान लो अभी जाओगे देव उठनी में चल दिया यार किसी में, तो पूछेंगे क्या कर रहे हो बेटा, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा बोलोगे। ये क्या ऐसे बरसात हो गया जी, क्योंकि वो न्यूज चैनल देखा होगा, बोलेगा नहीं पता इसी चल रहा होगा, बोल दिए मोन्था या मोन्था, तुम्हारे पढ़ाई में पूरा वो वही काम कर देगा। समझ गया ना, क्योंकि तो लड़का लोग भी देख रहे ना रील। अरे समाज में अच्छा बनने के लिए बहुत कठिन है यार, अपने आप को अच्छा बनाना बहुत कठिन कार्य है, पता है। 100 काम अच्छा कर लो आप, एक पड़ोसी काम मत करो, आपको पूरा मोहल्ले में बर्बाद कर देगी वो, बदनाम। 100 काम किया उसका, लेकिन एक बार मना कर दो, मैं नहीं करूंगा आंटी, या मैं नहीं करूंगा, आंटी तो होता नहीं गांव में, चाचा होता है, चाची या बड़े मम्मी बड़े पापा, मैं नहीं करूंगी चाची या मैं नहीं करूंगा चाचा, वो पूरा मोहल्ले में लड़का एकदम कैसे हो गया है, बात ही नहीं सुनता है। 100 काम किया हो गया ना उसका, लेकिन एक आध काम अगर मना कर दिए तो आपके ऊपर लांछन लगा देगा कि एकदम एरोगेंट्स है, इगोइस्ट है। तो ये थोड़ा बच के रहना है इससे, और ऐसे लोग को चाचा चाची कैटेगरी बाहर करो। थोड़ा ध्यान रखना। ये था 379 लोग सर, याद रखना। यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक कितने लोग आए थे सर, 389 सदस्य। क्यों आए थे, क्योंकि 10 लाख जनसंख्या के पीछे कितने थे, एक सदस्य। अब ये बताइए मुझे, इस कक्षा का कैप्टन या इस कक्षा में कोई समिति बनेगा तो उसका सदस्य वही बन सकता है जो इस कक्षा का क्या होगा, विद्यार्थी होगा। दूसरे कक्षा का विद्यार्थी इसका नहीं बन सकता, सिंपल सी बात है। तो संविधान सभा का समिति बना है या संविधान सभा के समिति का कोई किसी को अध्यक्ष बनना है, तो उसको कितने में शामिल होना पड़ेगा, 389 में। समझ में आ रहा है बात, जितने समिति बना है वो कितने लोग को तोड़कर बना है, 389 लोग को ही। मतलब सिंपल सी बात है, चाहे संघ संविधान समिति हो, संघ विषय समिति हो, प्रांत संविधान समिति हो या प्रांत विषय समिति हो, वो सब कैसे बने हैं सर, तो वो सब बने हैं किससे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो 389 लोग कुल मिलाकर बना है। तो इस कक्षा, इस समिति का, प्रारूप समिति का किसी सदस्य बनना है या अध्यक्ष बनना है, तो आपको कितने शामिल होना पड़ेगा, 389 में। लेकिन ये समिति बन कब रहा है, 29 अगस्त 1947 में। तो सिंपल सी बात है, 29 अगस्त 1947 में बन रहा है, मतलब ये है कि ये और ये क्षेत्र अलग हो चुका है, और ये क्षेत्र और ये क्षेत्र अलग हो चुका है, मतलब 90 लोग क्या हो चुके हैं, इसमें से माइनस हो चुके हैं, क्योंकि कुछ जनसंख्या यहां चली गई है। तो हमारे पास अब संविधान सभा में कितने सदस्य हैं सर, 299। अब हमें समिति का, प्रारूप समिति का सदस्य अध्यक्ष बनना है, तो सिंपल सी बात है, 299 में हमें क्या होना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा। याद रखना, ये जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो जब 389 सदस्य थे टोटल पूरा, तब ये बंगाल क्षेत्र से वो आते थे, और बंगाल क्षेत्र से वो 389 में शामिल थे। लेकिन जब अलग हुआ पाकिस्तान, तो ये बंगाल वाला सीट किसके हाथ में चला गया, पाकिस्तान के हाथ में। अब सीट तो किसके हाथ में चला गया है, पाकिस्तान के हाथ में, और व्यक्ति कहां रुक गया है, भारत में। तो मतलब वो 389 में, 299 में शामिल नहीं है, क्योंकि सीट ही किसके हाथ में चला गया है, पाकिस्तान। भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य नहीं है, किसके बाद, देश आजादी के बाद। देश आजादी से पहले हैं, क्योंकि देश आजादी से पहले कितने थे, 389, तो 389 में शामिल हैं। लेकिन 389 के बाद हम जब 299 हुए, तो ये 90 में शामिल है भीमराव अंबेडकर जी। किसमें शामिल है, 90 में। भले पाकिस्तान नहीं गए हैं वो, लेकिन वो किसमें शामिल है, 90 में। अब भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का आपको क्या बनाना है, अध्यक्ष, तो उनको 299 में क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। तब 299 तो ऑलरेडी है इसमें, तो इसमें 300 नहीं कर सकते आप, क्योंकि 10 लाख जनसंख्या लाना पड़ेगा, तो आपको 299 में शामिल करना है, तो किसी एक जन को क्या बोलना पड़ेगा, अपना सीट को छोड़ना पड़ेगा। तो याद रखना, ये जो बंबई है ना, ये बंबई का एक पूना क्षेत्र है, अभी पुणे कहते हैं, वो पूना था पहले। और पूना से यहाँ एक सदस्य था जिसका नाम था एम.आर. जायकर, एम.आर. जायकर। और एम.आर. जायकर जी को कहा गया कि आप क्या दे दो सर, इस्तीफा दे दो, और इन्होंने इस्तीफा दिया, और इनके जगह फिर से कौन जाता है, भीमराव अंबेडकर जी फिर किसमें शामिल हो जाते हैं, किसमें शामिल हो जाते हैं, संविधान सभा में। समझ में आया बात, ये इस्तीफा दिए, तो इस्तीफा दिए तो एक सीट क्या हो गया, खाली हो गया। जब एक हुआ तो फिर वहां फिर से चुनाव हुआ, तो फिर से जीता भीमराव अंबेडकर जी, और 299 में क्या हो गए, शामिल हो गए। क्योंकि एक बार पेपर ने पूछा है कि दूसरी बार संविधान सभा में कौन से सीट से गए थे, कौन से सीट से गए थे, वो मुंबई के पूना से। अब नाम पूछ लेगा, ध्यान रखना, एम.आर. जायकर की जगह गए थे, कहां से, एम.आर. जायकर। समझ में आया मेरा,
ठीक, पहले वो 389 में शामिल थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास कितने बच गए, 299, तो 90 सीट में शामिल थे, 299 में शामिल नहीं थे। तो सिंपल सी बात, जब दोबारा पहुंचे तो कहां से पहुंचते हैं, मुंबई के पूना से, और एमआर जायकर की जगह वो जाते हैं। किसके जगह जाते हैं, एमआर जायकर। क्लियर सर? ठीक, चलो याद रखना कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। एक का नाम क्या है आपका, भीमराव अंबेडकर जी। 6 अन्य सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य का नाम भी याद रखना है सर ना। पहला है गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा है कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा है के एम मुंशी, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। एन माधवराव, टीटी कृष्णाचारी, कृष्णामाचारी। ये 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 6। अन्य सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य में से एक भीमराव अंबेडकर जी है, अन्य सदस्य। ठीक, तो ये 6 नाम है सर। कितने नाम है, 6 नाम। ये 6 नाम तो एकदम आसान है याद करना, क्योंकि 6 नाम में कृष्ण भगवान का, राधा है पूरा। गोपाल, के एम का कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, फिर माधव, फिर कृष्णा। एक ही नाम आपको याद करना, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर ये 6 नाम में 5 नाम क्या है, पूरा राधे है। ठीक है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी है, और यही कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी एकमात्र कांग्रेसी था, याद रखना, एकमात्र कांग्रेसी। ठीक, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एकमात्र कांग्रेसी के नाम से किसको जाना जाता है, के एम मुंशी को। एन माधवराव की कहानी की बात करते हैं तो याद रखना, एन माधवराव पहले इसके सदस्य नहीं थे, बीएल मित्र इसके सदस्य थे, बीएल मित्र। ठीक है, ये स्वास्थ्य कारणों से क्या दे देते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं, कहते हैं मैं प्रारूप समिति में नहीं रहूंगा। पहले बीएल मित्र थे इसकी जगह, इस्तीफा दिए तो कौन आ गए, एन माधवराव। और टीटी कृष्णाचारी की जगह डीपी खेतान थे, और डीपी खेतान जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद कौन आ जाते हैं, टीटी कृष्णाचारी। पहले ये 6 सदस्य थे सर, पहले कौन थे, ये 6। अब कौन है, ये 6। समझ में आया बात, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले कौन 6 था, अभी कौन 6 है। ठीक, चलो आज का कार्यक्रम होता है समाप्त। जुड़ेंगे अब बायो के साथ।